देशहित में आज सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि देश में आतंक के कितने वकील हैं। क्या इस देश में सिर्फ मजहब के नाम पर आतंक का बचाव किया जाता रहेगा? आज ये चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि भारत में एक मुस्लिम संगठन है, जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद। इसने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पकड़े गए अल कायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों के समर्थन में वो अदालत की लड़ाई लड़ेगा, अपने वकील देगा, उनकी फीस देगा, मतलब जितना खर्च हो वो करेगा। इसलिए आतंक के आरोपों से किसी भी सूरत में उन दोनों संदिग्धों को बरी कराया जा सके। आज हम आपको इस खबर के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले आपको उत्तर प्रदेश में अल कायदा नेटवर्क पर हो रही जांच के 4 बड़े खुलासे बताते हैं। पहला बड़ा खुलासा ये कि लखनऊ से पकड़े गए मिन्हास के मोबाइल से अंसार गजवत उल हिंद के कमांडर्स को भेजा गया ऑडियो मिला है। इसमें सबूत मिले हैं कि श्रीनगर, अनंतनाग और बांदीपुरा के अल कायदा कमांडरों से मिन्हास संपर्क में था। मिन्हास के मोबाइल से मिले ऑडियो में संप्रदाय विशेष के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां मिली हैं। ये सबूत भी मिले हैं कि श्रीनगर से आखिरी संदेश मिलते ही लखनऊ में बड़े धमाके और आतंकी हमले की तैयारी थी। तीसरा खुलासा यह है कि अब तक गिरफ्तार 5 संदिग्ध आतंकी एक दूसरे के सीधे संपर्क में थे और मिन्हास की दुकान पर विस्फोटक की सप्लाई की प्लानिंग बना दी थी। चौथा खुलासा, संदिग्ध आतंकी मिन्हास ने मुशीर और शकील को ऐसा ई रिक्शा खोजने को कहा था जिसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। ऐसे ही रिक्शे से धमाके की तैयारी थी। वैसा एक ई रिक्शा मुशीर के पास था जिसे वो चलाता भी था, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, इसलिए आतंकी धमाके के लिए नए बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शे की तलाश की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अब तक पकड़े गए 5 संदिग्ध आतंकियों से मिली जानकारी को लेकर और क्या कुछ बताया, आप ये भी सुनिए। जिनका नाम क्रमशः मिनाज और मिशरुद्दीन था, तो इनसे जो पुलिस ने पूछताछ की, उससे जो तथ्य प्रकाश में आए उसके आधार पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम क्रमशः मुस्तकीम, मुईद और शकील है। ये तीनों व्यक्ति पूछताछ के लिए लाए गए और इन्होंने पूछताछ के दौरान अपने आप को इस गैंग से संबंधित होना बताया तथा इसके साथ साथ इन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। और इसमें जो मुस्तकीम है, इसको पूरे षड्यंत्र की जानकारी थी और इसने मिनाज और मिशरुद्दीन को पूरे घटनाक्रम में लगातार मदद की। और जो मुईद है, मुईद ने मुस्तकीम के माध्यम से मिन्हास को पिस्टल उपलब्ध कराई तथा शकील ने असलाहों के प्रबंध करने के में मुख्य भूमिका निभाई तथा मिन्हाज को भी इस कार्य में सहयोग किया। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों ने जो अपना जुल्म भी कबूल कर लिया है, वैसे 11 तारीख को पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकी 14 दिन की एटीएस रिमांड में हैं। 3 और संदिग्ध जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी साजिशों पर से पर्दा उठाएंगे। यूपी एटीएस की जांच अब भी जारी है। लखनऊ से शुरू हुई कार्रवाई कानपुर, संभल, मुजफ्फरनगर तमाम जगहों पर चल रही है और उस बीच आतंक के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई पर राजनीति भी जारी है। सांप्रदायिकता भी चल रही है, झूठ, भ्रम और अविश्वास फैलाने की कोशिश भी चल रही है और इसी कोशिश में एक कदम जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने भी उठाया है। जमीयत-उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने दावा किया है कि लखनऊ से पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकी निर्दोष हैं और जमीयत-उलमा-ए-हिंद अपना पैसा खर्च करके उन दोनों संदिग्ध आतंकियों को किसी भी सूरत में अदालत से बरी कराएगी। तो जमीयत-उलमा-ए-हिंद किस तरह से उनकी मदद करेगी, क्या पूरा? हम केस लड़ते हैं, मतलब ये है कि हम लोगों के केस लड़ते हैं, वकील का खर्चा, इसलिए कि आमतौर पर लोग ऐसे होते हैं कि जो बेचारे अपने मुकदमे को चला नहीं पाते। इसका मतलब आपकी नज़रों में वो निर्दोष है? अभी तक सबके नज़रों में वो निर्दोष, जब तक वो मुलजिम है उनको आप कैसे दोषी कह देंगे? तो वो आपके पास हेल्प के लिए आए? हाय, हमसे उन्होंने कहा, टेलीफोन पर हमसे ये कहा, तो हम उसमें कुछ नहीं करते हैं। जो हमारी यूनिट है महाराष्ट्र की, वो करते हैं। हमने उनसे कहा कि आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, टेलीफोन पर बात कीजिए, वो अगर मुतमईन हो जाएंगे तो वो आपके केस कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी की माने तो लखनऊ में काकोरी के दुबग्गा से पकड़े गए अल कायदा के संदिग्ध आतंकी मिन्हास के पिता सिराज अहमद ने जमीयत को चिट्ठी लिखकर कानूनी मदद मांगी थी।
इसके बाद जमात ने संदिग्ध आतंकियों का केस लड़ने का ऐलान किया। खबर है कि फुरकान खान नाम के वकील को तैनात भी कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब आरोपी पर आतंकवाद जैसा संगीन इल्जाम है, दहशतगर्दी की साजिशें रचने का इल्जाम है, तो ऐसे आरोपियों को किसी भी कीमत में बचाने की कोशिश जमीयत उलमाए हिंद क्यों कर रहा है? क्योंकि जमीयत को ऐसा लगता है कि दोनों संदिग्ध आतंकी बेगुनाह हैं। उनके मन में ऐसा पूर्वाग्रह क्यों है? क्या सिर्फ मुसलमान होना बेगुनाह होने की गारंटी है? सरकार, सिस्टम और पुलिस पर जमीयत को भरोसा क्यों नहीं है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए आपको देश के कुछ और नेताओं और धर्मगुरुओं के बयान को भी सुनना चाहिए, जो खुद को मुसलमानों का नेता मानते हैं। और ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए। आप और हम इंशाअल्लाह ताला नहीं मालूम कितनी जल्दी कोर्ट उसका फैसला करेगा। हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कोर्ट में ये कहां तक साबित होगा या नहीं होगा। इस वजह से अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को दुख होता है, तकलीफ होती है। वो जानते हैं कि झूठे इल्ज़ाम लगाकर लोगों को पकड़ा जा रहा है, सियासत चल रही है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, हाल ये बता रहा है, हालात ये बता रहे हैं कि उन पे इल्ज़ाम सच्चा नहीं है। सुना आपने, ये अदालत से भी ऊपर है। वो पहुंचे हुए हकीम टाइप, नब्ज देखी और फैसला सुना दिया कि ये तो आतंकी नहीं है। ये पूर्वाग्रह इनमें पनपता कैसे है? किसी भी गुनाह को, आतंकवाद जैसे संगीन जुर्म को भी ये मजहब के चश्मे से देख लेते हैं। इन्हें ऐसा क्यों, कहां से मिलता है? पता है कहां से? राजनेताओं से। नेता ही इनके मन में ऐसा पूर्वाग्रह और भ्रम फैलाते हैं। यकीन नहीं तो आप यूपी के 2 बड़े जिम्मेदार नेताओं के गैर जिम्मेदार बयान सुनिए। पहले से भी तो बगदाद में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। तो यह है सांप्रदायिक सोच। अब ये लोग मुसलमानों में भ्रम, अविश्वास और डर फैलाकर वोट की राजनीति करते हैं, जिसमें कभी देश के संवैधानिक संस्थानों पर, कभी देश की सेना पर, कभी देश की कार्यपालिका पर, तो कभी देश की अदालतों पर अविश्वास जताया जाता है। राजनीतिक दल और उनके नेता मुसलमानों के नाम पर झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाते हैं ताकि उन मन में झूठ, डर पैदा किया जा सके, और फिर इनके साथ पूरा सिंडिकेट खड़ा हो जाता है। फिर लोग डराने का ऐलान करने लगते हैं। उपराष्ट्रपति तक यहां कह चुके हैं कि उन्हें डर लगता है। फिर स्टार डरने लगते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति कह चुके हैं कि उन्हें डर लगता है। स्टार्स डरने लगते हैं। डायरेक्टर्स कहते हैं कि हमें यहां पर डर लगता है। और जब देश का आम मुसलमान सारे बड़े लोगों को देखता है कि सबको ही डर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको भी लगने लगता है कि डर का माहौल है, मुझे भी डर लगता है। और फिर प्रोपेगेंडा टूल काम करने लगता है। विदेशों तक ये प्रचार किया जाता है कि भारत में तो मुसलमान डरा हुआ है। और ये डर किस लिए फैलाया जाता है? ताकि वो मुसलमान जो अब तक कुछ दलों के लिए सिर्फ वोट बैंक था, वो वोट बैंक ही बना रहे। आतंक, भ्रष्टाचार, वंशवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद की राजनीति की रवायत और आदत खत्म ना हो, और देश की शांति, भाईचारा, तरक्की, समृद्धि की कीमत पर सियासत होती रहे, गद्दियां बदली जाती रहे। जहां तक आतंकी और आतंक के आरोपियों को मजहब के आधार पर मदद की बात है, तो जमीयत उलमा हिंद ने तो 26/11 आतंकी हमले और जर्मन बेकरी ब्लास्ट के दोषियों तक को कानूनी मदद देने की कोशिश की। कुछ वाक्य आपको दिखाते हैं। जुलाई 2021 लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के संदिग्ध 2 आतंकियों को जमीयत उलमा हिंद की ओर से कानूनी मदद का ऐलान किया गया। जनवरी 2019 को एनआईए ने यूपी में 17 ठिकानों से 10 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। जमीयत उलमा हिंद की कानूनी मदद इन्हें दी गई। जुलाई 2016 में आईएसआईएस के 5 संदिग्ध आतंकियों को असदुद्दीन ओवैसी ने कानूनी मदद का ऐलान कर दिया था। वहीं अक्टूबर 2015 का वाकया है। 7/11 मुंबई ट्रेन धमाके हुए। 13 दोषियों की सजा के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया। नवंबर 2014 को 26/11 आतंकी हमले के दोषी जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदाल को जमीयत उलमा हिंद ने कानूनी मदद दी। अप्रैल 2013 को जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में दोषी इंडियन मुजाहिदीन आतंकी मिर्जा बेग ने जमीयत उलमा हिंद से मदद मांगी और मदद मिली। इतना ही नहीं, मालेगांव बम धमाका केस आपको याद होगा, औरंगाबाद हथियार कांड, मुलुंड ब्लास्ट केस, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट केस, अक्षरधाम आतंकी हमला केस, कोलकाता अमेरिकन सेंट्रल हमला केस, दर्जन भर ऐसे आतंकी
मामले हैं जिनमें आरोपियों की ही नहीं दोषियों तक को हर हाल में बचाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद पानी की तरह पैसे बहाता रहा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद का दावा है कि जांच एजेंसियां कई बार बिना सबूत के लोगों पर झूठा इल्जाम लगा देती है। अब आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। आंकड़े भी बताते हैं, वर्ष 2019 में 64 केसेस में से 92 आरोपी बरी हुए। वर्ष 2018 में 68 केसेस में से 117 आरोपी बरी हुए। 2017 में 33 केसेस में से 42 आरोपी बरी हुए। 2016 में 22 केसेस में से 19 आरोपी बरी हुए। लेकिन इसमें मजहब के नाम पर गिरफ्तारी हुई या मजहब के आधार पर रिहाई हुई, यह कहना सरासर नाइंसाफी होगी, क्योंकि देश की एजेंसियां कानून के हिसाब से चलती हैं। यह देश संविधान के हिसाब से चलता है और गुनहगार को सजा देने की भी कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन इसमें अगर मजहब की आड़ लेकर दोषियों को भी बचाने की कोशिश की जाएगी तो मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। किसी भी वायलेंस या किसी भी आतंकवाद को लेकर के किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए और जो भी इन्वेस्टिगेशन में बातें खुल के आए उसी के अकॉर्डिंगली एक्शन होना चाहिए। ये समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। इससे जो असामाजिक तत्व हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको बल मिल रहा है। आप देखिएगा कल यही न्यूज़ केवल भारत नहीं पाकिस्तान में जाके छपने वाली है कि भारत में ही उनके मददगार बैठे हैं। जो लोग मतलब पकड़े गए उत्तर प्रदेश में, ये मतलब बहुत बड़े गुनहगार है। मुस्लिम संगठन है, इन्होंने तो सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को मदद करना ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करते हैं राजनीति की। अब बात एक परिवार की, वो परिवार जो आजादी से लेकर अब तक 7 दशकों तक देश पर राज करता रहा, जिसने गांधी का नाम लेकर एक पार्टी पर कब्जा जमाए रखा। आज भी वो पार्टी परिवार के चंगुल से निकल नहीं पा रही है। इस कथित गांधी परिवार ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस को उनके कब्जे से कोई नहीं निकाल सकता। परिवार के कब्जे में कांग्रेस की 2 कहानियां आज चर्चा में है। एक तरफ दिल्ली में परिवार के अंदर पार्टी के दिखावटी अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां रही। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी का कार्यकारी कमान देने की चर्चा रही, तो दूसरी ओर पंजाब की सियासत तक रही थी। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान देने की खबर ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस में परिवार के आगे पंजाब का कैप्टन हार गया। हालांकि ना तो कमलनाथ को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान हो सका है, ना ही पंजाब कांग्रेस की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को सौंपने का फैसला सुनाया गया है। खबर है कि कैप्टन बहुत नाराज है। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी 10 जनपद पहुंचे। लगता है पंजाब का मामला कैप्टन अमरिंदर ने फंसा दिया है। अब हरीश रावत ये कह रहे हैं, जो कि कमेटी बनाई गई थी, जिनको प्रभारी बनाया गया था, उस कमेटी में थे कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। ये खुद हरीश रावत कोट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो फिर ऐसे में सिद्धू भी एक बैठक बुलाई हुई है। सिद्धू भी वहां पर आलाकमान को कल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए ट्वीट किया था कि वो मेरी हितैषी है, और आज जैसी ये खबर आई और उसके बाद कैप्टन की नाराजगी, और आज सिद्धू ने भी बैठक बुला ली है। दिल्ली में कांग्रेस की हाईकमान के घर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर मंथन चल रहा था। उधर पंजाब कांग्रेस को लेकर हुए बड़े फैसले सुर्खियों में छाए थे। आज दोपहर में सबसे पहले खबर ये आई कि पंजाब कांग्रेस का कलह खत्म हो गया है और नए फॉर्मूले के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बने रहेंगे, लेकिन वहां कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू होंगे और साथ ही उनके साथ 2 और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये 10 जनपद है, सोनिया गांधी का आवास है, और जब कैप्टन अमरिंदर मिलने आए थे तो मिल के बाहर आके इसी जगह पर उन्होंने ये बयान दिया था कि जो भी पार्टी आलाकमान फैसला करेगा पंजाब को लेकर वो उनको स्वीकार होगा। पंजाब कांग्रेस में तब्दीली की खबरों के मुताबिक सिद्धू और कैप्टन के बीच का झगड़ा सुलझाने के लिए जो फॉर्मूला निकला है उसमें 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी तैयारी है, जिसमें एक कार्यकारी अध्यक्ष स्वर्ण और दूसरा दलित समुदाय से हो सकता है। दरअसल पंजाब में अनुसूचित जाति समुदाय की भागीदारी लगभग 1/3 है और अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ करके कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सत्ता विरोधी लहर के साथ अगर अकाली बीएसपी समीकरण काम करता है तो इससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। लिहाजा बहुत सोच समझकर इस रणनीति को ध्वस्त करने के लिए पार्टी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया है।
माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी की आखिरी मुलाकात में कुछ इसी फॉर्मूले पर बात हुई थी, जिसमें अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ से मुकाबला करने के लिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी थी। चर्चा तो यह भी है कि प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद कांग्रेस में केंद्र से लेकर पंजाब तक बदलाव के फॉर्मूले पर सलाह मशवरा हुआ है और उसमें आने वाले चुनाव में पंजाब में सिद्धू की जरूरत को देखते हुए उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने का फैसला हुआ। नकार दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 80 साल के हो गए हैं और पंजाब को एनर्जी बनने का काम कांग्रेस उनको दे रही। अब तो जनता नमस्कार करने को तैयार है, सत श्री अकाल करने को तैयार है कि कैप्टन साहब बस बहुत हो गया, बस। पंजाब में कांग्रेस की कमान फिलहाल सुनील जाखड़ के पास है, जिन्हें 2024 की तैयारी के लिहाज से दिल्ली लाया जा सकता है, क्योंकि जाखड़ को पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल समेत कई राज्यों की राजनीति का धुरंधर माना जाता है। वैसे 10 जनपद में यानी सोनिया गांधी के घर पर आज मिलने मिलाने का दौर भी चला। कमलनाथ, जिनकी चर्चा है कि उनको संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन्होंने मुलाकात की। प्रियंका गांधी भी इस बैठक के दौरान मौजूद थी। लेकिन खबर ज़्यादा चली पंजाब की, और पंजाब को लेकर सब अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान करेगी कि सिद्धू ही कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष होंगे, या फिर इसमें और देर हो सकती है क्योंकि कैप्टन नाराज दिख रहे हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। वो इस बीच सभी खेमों ने अपनी रस्म अदायगी दिखानी शुरू कर दी है। सभी खेमों ने शुरू कर दिया है कि उसके पाले में कितना दम है, कौन कितना ज़्यादा हैवी वेट है। क्योंकि सिद्धू ने एक बैठक बुलाई तो इस वक्त खबर आ रही पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी अपने ग्रुप के सभी लीडर्स को सिसवा फार्म हाउस बुलाया है और वहां पर कई विधायक और सांसद भी मौजूद हैं जो कि मीटिंग करेंगे। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री आला कमान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लीडर्स उनके साथ हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री के पक्ष में 50 से ज्यादा विधायक खड़े हैं और सभी लोकसभा सांसद पंजाब के मुख्यमंत्री के फिलहाल साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर थे। जब भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी जाते हैं तो वहां के लिए कोई ना कोई सौगात जरूर लेकर जाते हैं। इस बार भी पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को तोहफा दिया। तोहफा 1583 करोड़ रुपए का था। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की मदद से तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। बीएचयू में 100 बेड के मदर चाइल्ड हेल्थ विंग की बिल्डिंग और पूर्वांचल के सबसे बड़े नेत्र रोग केंद्र का उद्घाटन किया। वाराणसी के कतोलिया चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। गंगा नदी में 80 से राजघाट तक रोरो फेरी सर्विस को भी लॉन्च किया। इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर उनका उद्घाटन किया। कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद जब बनारस पहुंचे तो उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने उनका स्वागत हर हर महादेव के उद्घोष से किया। पीएम मोदी ने भी बनारस के लोगों के प्यार का जवाब काशी की जुबान में ही दिया। हर हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। प्रधानमंत्री मोदी की इस बार की काशी यात्रा का मकसद देश को काशी के नए रूप का दर्शन कराना था। बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि के लिए। ये है काशी की नई पहचान, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ये कन्वेंशन सेंटर भारत जापान की दोस्ती की मिसाल भी है, क्योंकि इसे बनाने में जापान ने मदद की है। पीएम मोदी ने जापान के राजदूत के साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। कन्वेंशन सेंटर को जापानीज शैली में सजाया गया था। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, जिसे रुद्राक्ष नाम दिया गया है,
भारत सरकार एवं जापान सरकार के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। ये आप इस पत्थर पर देख सकते हैं। एक ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र है, इस सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र के जरिए यहाँ पर जहाँ बिजनेस मीट को बढ़ावा दिया जाएगा, तो वहीं पर जो बनारस, काशी, पूर्वांचल के क्षेत्र को लेकर तमाम जो बड़े उद्योग मीटिंग्स होती हैं, उनके लिए एक ये बड़ा अवसर होगा। जम्मू में वायुसेना के एयरबेस पर पिछले महीने ड्रोन से आतंकी हमला हुआ था, आपको याद होगा। उसके बाद से अब तक जम्मू में सीमा पार से कई बार ड्रोन भेजने की साजिश हुई। बीती रात एक बार फिर से जम्मू एयरबेस के पास ड्रोन नजर आया। एक तरफ देश के अंदर पाकिस्तान की ओर से साजिश चल रही है, तो वहीं पाकिस्तान में LOC के पास आतंकी ट्रेनिंग कैंप फिर से एक्टिव हो गए। इस बार मस्जिद को आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप बनाया गया है। जम्मू के फॉरवर्ड पोस्ट से जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में फिर एक्टिव हुए ट्रेनिंग कैंप। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से जी न्यूज एक्सक्लूसिव। थर्मल इमेजिंग कैमरे से सेना का ये जवान पाकिस्तान की सीमा में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का काम कर रहा है, ताकि दुश्मन की किसी भी घुसपैठ की साजिश को पल भर में नाकाम किया जा सके। जम्मू के पास पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के बालाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आतंकी ट्रेनिंग कैंप में हलचल बढ़ गई है। सुरक्षा बलों के मुताबिक बॉर्डर से लगने वाले पाकिस्तान के इलाकों में आतंकी ट्रेनिंग फिर से एक्टिव हो गई है। ट्रेनिंग कैंप में लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन का जमावड़ा देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक दरगाह की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। बालाकोट सेक्टर में है, और बालाकोट सेक्टर के उस पार का जो एक पाकिस्तानी गांव हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी गांव है, उसका नाम मोड़ा शरीफ है, मोड़ा शरीफ। और उसके बीच, उस गांव के बीच अगर ध्यान से देखा जाए तो एक मस्जिद है, उसे मोड़ा शरीफ मस्जिद कहते हैं। और ये जो है पाकिस्तानी टेररिस्ट का जो है ये एक बड़ा भारी लॉन्चिंग पैड है। इसी मस्जिद के साथ जो है पाकिस्तान के एक लॉन्चिंग पैड है। इसी मस्जिद के कम्प्लेक्स के अंदर जो है सुरक्षा बलों की जो जानकारी है उसके मुताबिक यहाँ पे एक पाकिस्तान का बड़ा भारी जो है लॉन्चिंग पैड है, ट्रेनिंग कैंप है, मोड़ा शरीफ। हालांकि ये दरगाह है, पाकिस्तान में काफ़ी मान्यता है इस दरगाह की, लेकिन इस दरगाह की आड़ में पाकिस्तान जो है मिलिटेंसी की फैक्ट्री भी वहाँ पे चला रहा है। भारत के बालाकोट शहर के ठीक सामने पाकिस्तान के मोड़ा शरीफ गांव के इसी दरगाह को पाकिस्तान ने आतंकी ट्रेनिंग कैंप में बदल दिया है, जिसमें कई संगठनों के आतंकी इन दिनों मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इस मस्जिद को आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना है, ताकि किसी को शक न हो और आतंकी रात का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ कर सके। घुसपैठ की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना सतर्क है। हम इस समय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका है जिसके इस तरफ जो है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। और यहाँ पे सैनिक जो है किस तरीके से अपनी चौकसी जो है यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सैनिकों के जो हेलमेट पहनी है उसके ऊपर हेलमेट माउंटेड कैमरा है, यानी कि उस कैमरा के थ्रू जो है परली तरफ भी देखा जा सकता है। और सेना जो है अपनी सारी जो है एक्टिविटीज़ जो है उसी के हिसाब से गाइड करती रहती है। और इसके साथ साथ जो है सेना के पास यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं, ये आधुनिक राइफल्स हैं, ये असॉल्ट राइफल हैं, USA मेड राइफल्स हैं ये। और ये राइफल जो है एक के बाद एक जब ये फायर करती है तो सारे राउंड जो है एक ही बार में जो है इसमें से खत्म हो सकते हैं। घुसपैठ की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए LOC पर तैनात सेना के जवानों को हाईटेक उपकरण और हथियार दिए गए हैं। सेना की ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए LOC सुरक्षा कर रही है। सेना ने इस प्रोजेक्ट का नाम दूरदृष्टि रखा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.